चलो, कल हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ते हुए ये बताया था कि आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है और प्लेटलेट्स क्या होती है, इसके बारे में अपने बात की थी। अब हम उसके आगे जो पोर्शन है उस पर बात करेंगे अपन रक्त समूह पर। रक्त समूह, ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप। रक्त समूह क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर आरबीसी और आरबीसी पर पाया जाता है एंटीजन। क्या पाया जाता है? एंटीजन। इसी एंटीजन के आधार पर हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार का, अलग अलग लोगों के अंदर रक्त समूह होता है। ठीक है, तो शरीर में या आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले एंटीजन के आधार पर अलग अलग प्रकार के रक्त समूह होते हैं। अलग अलग प्रकार के रक्त समूह होते हैं। अब यहां पर आपको एक शब्द सुनने को मिल रहा है, एंटीजन। ये एंटीजन क्या है? अपन एंटीजन की बात करें, यहां इसको कहा जाता है एग्लूटिनोजन। यहां इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। ये प्रतिजन क्या है, एग्लूटिनोजन क्या है, एंटीजन क्या है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये एंटीजन आरबीसी की सतह पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आरबीसी की सतह पर। और आरबीसी की सतह पर उपस्थित होने के कारण ये प्लाज्मा के अंदर जाकर के प्लाज्मा को एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। यानी कि आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला वह पदार्थ है जो प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। तो क्या लिखेंगे कि आरबीसी की सतह पर पाया जाने वाला वह पदार्थ जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। और ये एंटीबॉडी होती है, यही एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को है वो बनाए रखती है। यानी कि हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाने का काम एंटीबॉडी करती है। ये एंटीबॉडी किसी विशिष्ट रोग के या विशिष्ट रोगाणु के साथ में भिड़ंत करती है। भिड़ंत करने के बाद में इनसे वो लड़ती है और लड़ने के बाद में उसको मार देती है। यानी कि प्रतिरक्षा को मजबूत या दक्ष बनाए रखने का काम एंटीबॉडी का है। ठीक है, तो आरबीसी की सतह पर जो पाया जाता है पदार्थ वो क्या कहलाता है? एंटीजन कहलाता है। और आरबीसी की सतह पर उपस्थित होकर के प्लाज्मा के अंदर ये क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है। अब यहाँ पर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है। कहाँ होता है? प्लाज्मा के अंदर। इसलिए इस प्लाज्मा को हमारे शरीर की एंटीबॉडी की फैक्ट्री कहा जाता है। एंटीबॉडी की फैक्ट्री, एंटीबॉडी फैक्ट्री। आपको कोई पूछे कि एंटीबॉडी की फैक्ट्री कौन होती है, तो प्लाज्मा कोशिका। कौन? प्लाज्मा कोशिका। हमारे आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार के रक्त समूह होते हैं। किसी एक मनुष्य के अंदर विशिष्ट एक प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है। अलग अलग मनुष्यों के अंदर अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप होता है। और वो ब्लड ग्रुप डिसाइड कौन करता है? आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन डिसाइड करती है वो किस प्रकार की एंटीजन है और किस प्रकार से ब्लड ग्रुप है वो बनता है। देखते हैं अपन। आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर
दो प्रकार के रक्त तंत्र या एंटीजन तंत्र होते हैं। रक्त तंत्र होते हैं। पहला है एबीओ तंत्र और दूसरा है आरएच तंत्र। सबसे पहले अपन बात करते हैं एबीओ तंत्र की। एबीओ तंत्र क्या होता है? हमने कहा कि हमारे शरीर के अंदर आरबीसी पर पाई जाने वाली एंटीजन और उसी एंटीजन के आधार पर किसी भी ब्लड ग्रुप की डिसाइड की जाती है। अब ये जो एबीओ तंत्र है ये भी एंटीजन पर आधारित है। एबीओ तंत्र की खोज की अपन बात करें तो खोज की थी लैंडस्टीनर ने। किसने? लैंडस्टीनर ने की थी सन 1900 में। सन 1900 के अंदर लैंडस्टीनर ने की थी। ठीक है। आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर चार प्रकार के ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। चार प्रकार के रक्त समूह होते हैं। देखते हैं, अपन बात करते हैं चार प्रकार के कौन कौन से रक्त समूह होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे अपन। रक्त समूह और आरबीसी की सतह पर क्या पाया जाता है? एंटीजन। आरबीसी की अपन नए पेज से बना देते हैं, कोई बात नहीं, यहां पर नहीं आएगी सारणी, इधर बना लेते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। ठीक है, नए पेज पर बनाते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको ना। कोई भी घनश्याम इसको हल्के में ना लें, थोड़ा इसकी तरफ ध्यान दें, थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर जगह कहीं ना कहीं कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर, मेडिकल फील्ड के एग्ज़ाम के अंदर, यहाँ किसी भी एग्ज़ाम के अंदर है वो, यहाँ से क्वेश्चन है वो मिलेंगे आपको। एक सारणी बनाते हैं अपन। रक्त समूह, आरबीसी की सतह पर एंटीजन, प्लाज्मा में एंटीबॉडी और दाता रक्त समूह। इसको कौन कौन दे सकता है उसके बारे में। दाता रक्त समूह, सबसे पहले यदि मेरी आरबीसी की सतह पर कोई ए एंटीजन बैठी है, कौन बैठी है? ए एंटीजन है, तो ये ए एंटीजन उपस्थित होने की वजह से मेरा रक्त समूह क्या होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप होगा। अब ये एंटीजन का काम होता है प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण करना। तो ये एंटीजन प्लाज्मा के अंदर कौन से प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी? कोई घनश्याम बोल रहा है कि ए है तो ए प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी, तो गलत बोल रहा है, क्योंकि ए प्रकार की एंटीजन यदि ए प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करती है तो ये खुद के पांव पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि ए प्रकार की एंटीबॉडी खुद ही ए प्रकार की एंटीजन को आकर के मार देगी, नष्ट कर देगी। इसलिए ये आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन प्लाज्मा के अंदर बी प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करती है। दाता रक्त समूह की बाद में बात करेंगे। यदि मेरी आरबीसी की सतह पर कोई बी प्रकार की एंटीजन है, क्या है? बी प्रकार की एंटीजन, तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा बी। क्या होगा? बी। तो ये एंटीजन प्लाज्मा के अंदर कौन सी एंटीबॉडी बनाएगी? ए प्रकार की या बी प्रकार की? बी प्रकार की बनाएगी, तो इस बी को मार देगी।
तो ए प्रकार की एंटीबॉडी का निर्माण करती है। ठीक है, यदि मेरी आरबीसी की सतह पर कोई ए और बी दोनों प्रकार की एंटीजन है तो मेरा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। कौन सा? ए बी। ठीक है, अब मुझे बताओ ये ए और बी प्लाज्मा के अंदर कौन सी प्रकार की एंटीबॉडी बनाएगी? सर दोनों एंटीजन उपस्थित है, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है, इसलिए ये दोनों उपस्थित रहती है। अगर किसी एक एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता तो किसी इसमें से एक को मार देती, इसलिए कोई एंटीबॉडी नहीं। कोई एंटीबॉडी नहीं बनाती है। ठीक है, अब मेरी आरबीसी की सतह पर कोई एंटीजन नहीं है, यानी कि जीरो एंटीजन है, शून्य एंटीजन है, कुछ भी नहीं है, यानी कि एंटीजन अनुपस्थित है। एंटीजन अनुपस्थित है तो मेरी रक्त समूह के अंदर आप देखोगे कि मेरा रक्त समूह ओ प्रकार का होगा। कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप होगा। अब ये प्लाज्मा के अंदर यहां कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी बनेगी क्या? यहां पर दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होगी, यानी कि ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित होगी। ठीक है, इसलिए दोनों प्रकार की है तभी यहां पर कोई एंटीजन नहीं है। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब उसमें अपन देखते हैं कि कौन किसको है वो ब्लड ग्रुप दे सकता है। सबसे पहले अपन ए ब्लड ग्रुप की ए को कौन दे सकता है? बी वाला नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि बी वाला होता है वो क्या कर देता है? इसको मार देता है। यानी कि सबसे पहले ए वाले को दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। ओ वाला इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके अंदर है वो कोई भी किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है। समझ रहे हो? दूसरा, बी ब्लड ग्रुप को कौन दे सकता है? बी वाला दे सकता है और इसके वाला ओ वाला दे सकता है। ए बी के अंदर कौन कौन दे सकता है? ए दे सकता है, बी दे सकता है, ए बी दे सकता है और ओ दे सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, किसी के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है, इसलिए यहां पर कोई भी आएगा वो चलेगा। क्या है ये? सभी से है वो ब्लड ले सकता है, भिखारी है, यूनिवर्सल भिखारी है, यानी कि ये सभी से एंटीबॉडी रक्त समूह ले सकता है, ब्लड ले सकता है। चौथे प्रकार के अंदर यहां पर एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी उपस्थित है। ए वाला नहीं दे सकता है, बी वाला नहीं दे सकता है, ए बी वाला भी नहीं दे सकता है, केवल और केवल ओ वाला दे सकता है, केवल ओ। तो केवल ओ वाला केवल ओ से ही ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको 2 चीजें निकल करके आपको दिखाई दे रही है। एक तो सार्वत्रिक दाता, सार्वत्रिक दाता यानी सभी को दे सकता है, ओ ओ ओ ओ। तो सार्वत्रिक दाता कौन हुआ? ओ। और सार्वत्रिक भिखारी, सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही की बात करें तो सबसे जो ले सकता है कौन? ए बी। कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, तो वहां पर एक ट्विस्ट डाल दिया जाता है कि ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए या ए बी, ऐसा प्रश्न है वहां पर पूछा जाता है। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि सार्वत्रिक दाता है वो ओ नेगेटिव होता है और सार्वत्रिक ग्राही होता है वो ए बी पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट मार दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट मार दीजिए आप जल्दी से इसको। अब है अपन आगे पढ़ेंगे रक्त समूह की वंशागति। इसी ब्लड ग्रुप की वंशागति के बारे में अपन बात करेंगे। रक्त समूह की आप हेडिंग बना सकते हो, ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी। रक्त समूह की वंशागति। अच्छा, ब्लड ग्रुप होता है ये वंशागत होता है। क्या होता है? वंशागत होता है। किसी भी
प्रत्यक्ष ब्लड ग्रुप की एक जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है, और वही जीन हमारे माता पिता से संततियों के अंदर आती है। यानी कि ब्लड ग्रुप क्या होता है? वंशागत होता है। क्या होता है? वंशागत होता है। ऐसा सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक ने बताया जिसका नाम था बर्नस्टीन। वंशागति को समझाया वैज्ञानिक था बर्नस्टीन। इन्होंने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर एक विशिष्ट रक्त समूह होता है, और उसी विशिष्ट रक्त समूह की प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जीन पाई जाती है। प्रत्येक मनुष्य में विशिष्ट रक्त समूह पाया जाता है तथा उस रक्त समूह को निर्देशित करने के लिए विशिष्ट प्रकार की जीन पाई जाती है। विशिष्ट प्रकार की जीन पाई जाती है। जैसे मेरे शरीर के अंदर ए ब्लड ग्रुप है, तो मेरे अंदर एक जीन पाई जाती है जिसका नाम है IA। ये इसकी प्रभावी जीन है। क्या है? प्रभावी जीन हमेशा दो प्रकार की होती है, एक तो प्रभावी जीन होती है और एक अप्रभावी जीन होती है। प्रभावी जीन वह जीन है जो अपना प्रभाव दिखाती है, और अप्रभावी जीन वह जीन है जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाती है। एक डोमिनेंट होती है और एक नॉन डोमिनेंट होती है। ठीक है, यहां पर रक्त समूह ए ब्लड ग्रुप की जीन होती है IA। कौन सी होती है? IA। और यहाँ IA हमेशा जीन होती है वो युग्म विकल्पी के अंदर पाई जाती है। IA यहाँ IO इसलिए यहाँ पर O पर A डोमिनेंट है, इसलिए यदि A जीन आती है तो केवल A ब्लड ग्रुप होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। B ब्लड ग्रुप के लिए अपन बात करें IB यहाँ IBIO। AB ब्लड ग्रुप की बात करें तो केवल और केवल IB प्रकार की जीन। O ब्लड ग्रुप की बात करें तो O ब्लड ग्रुप के अंदर मुख्य रूप से कौन सी जीन पाई जाती है? IOIO। ठीक है, तो ये जीन किसी भी ब्लड ग्रुप का क्या करता है? निर्धारण करते हैं। हमारे माता पिता के अंदर से कोई इसमें से एक युग्म विकल्पी जीन का है वो हमारे शरीर के अंदर आता है, और वही हमारे शरीर के अंदर ब्लड ग्रुप का डिसाइड करता है। एक प्रश्न लेते हैं अपन, एक प्रश्न पूछते हैं, और प्रश्न से अपन समझते हैं कि किस प्रकार से है वो ब्लड ग्रुप की वंशागति होती है। एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, यदि कोई एक पुरुष, अपन मेल की बात करें, जिसका ब्लड ग्रुप A है, कौन सा है? A है, इसकी शादी कोई AB ब्लड ग्रुप वाली फीमेल के साथ में हो जाती है, तो इसकी होने वाली संततियों के अंदर ब्लड ग्रुप की क्या प्रायिकता होगी, यह पूछा गया है। तो अपन बात करते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। आप अपने मन में सॉल्व कर दीजिए फटाफट, टाइम लेकर के, वीडियो को रोक करके आप कर लीजिए ताकि आपको पता चल जाए। तो इसमें से कोई ब्लड ग्रुप की एक जीन आई होगी, और वही जीन संतति में क्या किया होगा? उसने ब्लड ग्रुप का डिसाइड किया होगा। या मेल है तो मेल के लिए अपन बात करें, A ब्लड ग्रुप है तो A ब्लड ग्रुप के लिए कौन सी जीन है? IAIO। इनों में से कोई एक हो सकती है, IA या IAIO। यहाँ से केवल एक जीन आ सकती है। मैंने कहा कि A होता है वो O पर प्रभावी होता है, इसलिए सारी की सारी IA जीन है तो IA ही आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर फीमेल के अंदर AB ब्लड ग्रुप है तो सीधी सी बात है कि IA और IB ब्लड ग्रुप की जीन आएगी। तो मुझे बताओ, यहाँ पर एक चेकर बोर्ड बनाते हैं छोटा सा। इस चेकर बोर्ड के अंदर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से है वो ब्लड ग्रुप का डिसाइड होगा। मेल और
फीमेल और ये मेल, ठीक है। यहाँ से केवल और केवल एक जीन आई है IA की, और यहाँ से IB की जीन यानी कि बी ब्लड ग्रुप की जीन आई है IA IB, ठीक है। अपन देखते हैं IA IA और यहाँ पर IA IB। इससे आपको ये पता चलता है कि आने वाली संततियों के अंदर ये A ब्लड ग्रुप होगा और इस संतति के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, AB ब्लड ग्रुप होगा। यानी कि आने वाली संततियों में 50% A ब्लड ग्रुप होने की संभावना है और 50% AB ब्लड ग्रुप होने की संभावना है। तो इस प्रकार से किसी भी ब्लड ग्रुप का डिसाइडेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये है A ब्लड ग्रुप रक्त समूह की वंशागति। ओके, अब पढ़ते हैं RH तंत्र के बारे में। चलिए से इसको कॉपी कर लीजिए, यहाँ उतार दीजिए। ओके, मैं मिटा रहा हूं। आपको गाइड के अंदर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। आप प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, एक बार नहीं बार बार कीजिए, बहुत बार कीजिए, आप वो सीख जाओगे। RH तंत्र, दूसरा तंत्र कौन सा है, RH तंत्र। RH तंत्र की अपन बात करते हैं तो RH तंत्र की खोज भी लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी, लैंड स्टीनर ने की थी। ये RH खोज एक मकाका नामक रिसस बंदर था, एक रिसस नामक रिसस, किसमें की थी, रिसस बंदर, रिसस नामक एक बंदर था, उसी रिसस नामक बंदर में RH तंत्र की खोज की थी। इसलिए इस रिसस बंदर के नाम के आधार पर इसका क्या नाम पड़ा, RH तंत्र पड़ा, ठीक है। अब RH तंत्र RBC की सतह पर पाई जाने वाली RH एंटीबॉडी पर आधारित है। यानी कि जिसकी RBC पर RH एंटीजन पाई जाती है वो RH पॉजिटिव होता है, और जिसकी RBC पर RH एंटीजन नहीं पाई जाती है वो RH नेगेटिव होता है, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि RH समूह RBC पर पाई जाने वाली RH एंटीजन के RH एंटीजन पर आधारित होता है। ये RH एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति पर आधारित है। दो प्रकार का है, एक पहला RH पॉजिटिव और एक दूसरा RH नेगेटिव। पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है, जिसकी RBC की सतह पर RH एंटीजन पाई जाती है वो RH पॉजिटिव होता है, और जिसकी RBC की सतह पर RH एंटीजन नहीं पाई जाती है वो क्या है, RH नेगेटिव है। RBC की सतह पर RH एंटीजन उपस्थित, और इसके अंदर RBC की सतह पर RH एंटीजन अनुपस्थित, ठीक है। अपन भारत की बात करें तो सामान्य तौर पर भारत के अंदर लगभग 93% लोग होते हैं वो RH पॉजिटिव होते हैं, और लगभग 7% जो लोग होते हैं वो RH नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं भारत के अंदर सामान्य तौर पे 93% RH पॉजिटिव और 7% है वो क्या होते हैं, RH नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब एक स्पेशल पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं कि
आरबीसी की सतह पर आरएच एंटीजन पाया तो जाता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से प्लाज्मा कोशिका के अंदर इस आरएच एंटीजन के विरुद्ध कोई भी आरएच एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। यानी कि ये आरएच पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये आरबीसी के ऊपर पाया तो जाता है एंटीजन, लेकिन प्लाज्मा के अंदर किसी भी प्रकार की एंटीजन को, एंटीबॉडी को निर्माण को है वो प्रेरित नहीं करता है। यानी कि आरएच एंटीजन के विरुद्ध प्लाज्मा में प्राकृतिक रूप से कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। स्पेशल पॉइंट के अंदर आप है वो इसको डाल दो। अच्छा, नहीं पाई जाती है, लेकिन यदि किसी भी आरएच पॉजिटिव वाले को आरएच नेगेटिव ब्लड दिया जाए या आरएच नेगेटिव वाले को आरएच पॉजिटिव ब्लड दिया जाए तो कृत्रिम रूप से कोई भी एंटीबॉडी निर्माण की प्रेरणा हो जाती है। यानी कि कृत्रिम रूप से आरएच के विरुद्ध एंटीबॉडी का निर्माण किया जा सकता है। यदि किसी मनुष्य को आरएच पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाली एंटीबॉडी और नेगेटिव वाले को पॉजिटिव की एंटीबॉडी दी जाती है तो क्या हो जाता है, कृत्रिम रूप से उसके है वो रक्त के अंदर एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है, जिसको कहा जाता है एग्लूटिनेशन। ठीक है, अब है आगे एक चीज आपको बतानी है, आरएच से संबंधित एक रिलेटेड एक पॉइंट हम आपको बताना चाहते हैं। बहुत जगह पूछा जाता है आरएच असंगतता, आरएच इनकॉम्पेबिलिटी, आरएच असंगतता। ये आरएच असंगतता क्या होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। हमने कहा कि सामान्य रूप से भारत के अंदर 93% लोग आरएच पॉजिटिव होते हैं और 7% लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, आरएच नेगेटिव होते हैं। यदि कोई नर आरएच पॉजिटिव है, उसकी शादी आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाले मादा के साथ में करवा दी जाती है। क्या करवा दी जाती है, उसकी शादी करवा दी जाती है, तो उसकी होने वाली पहली संतति या सभी संतति आरएच पॉजिटिव होगी। क्या हो गई, आरएच पॉजिटिव होगी। इस केस में क्या होता है, दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद में जब आरएच नेगेटिव मादा प्रेग्नेंट होती है, प्रेग्नेंट होने के बाद में प्रथम डिलीवरी जब होती है तब तो कुछ नहीं होता है, सामान्य रूप से प्रथम डिलीवरी है वो संपन्न हो जाती है। जब प्रथम डिलीवरी संपन्न होती है तो उसी समय आरएच पॉजिटिव शिशु का ब्लड है वो आरएच नेगेटिव के संपर्क में आ जाता है। आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड अपरा के संपर्क में आ जाता है और अपरा माता के ब्लड से रहित युक्त होती है, उसके अंदर माता का ब्लड आरएच नेगेटिव होता है, उसके संपर्क में आ जाता है। जैसे ही प्रसव की क्रिया होती है उस समय, डिलीवरी की क्रिया होती है उस समय आरएच पॉजिटिव ब्लड है वो आरएच नेगेटिव के संपर्क में आता है और आरएच नेगेटिव वाला आरएच पॉजिटिव के प्रति क्या कर देता है, एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। अब एंटीबॉडी के अंदर एक गुण पाया जाता है, स्मृति का, मेमोरी का गुण पाया जाता है, याददाश्त का गुण पाया जाता है। एंटीबॉडी निर्माण हो जाती है और निर्माण होने के बाद ये रक्त के अंदर संरक्षित हो जाती है। अब दूसरी बार वो लेडी प्रेग्नेंट होती है इस केस के अंदर, तो दूसरी बार जब बच्चा भ्रूणीय विकास करता है और दूसरी बार डिलीवरी होती है तब बच्चे का आरएच पॉजिटिव इस आरएच नेगेटिव ब्लड के संपर्क में आ जाता है। क्या आ जाता है, एच नेगेटिव ब्लड के संपर्क में आ जाता है। तो पहले जो पहली बार हुआ था बच्चा, उस टाइम आरएच पॉजिटिव के प्रति आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी बनी हुई पड़ी है, वो इस रक्त को क्या कर देगी, नष्ट करना शुरू कर देगी। और शिशु के शरीर में प्रवेश करने के बाद ये लगातार आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी है वो शिशु की आरबीसी का लयन करेगी। क्या करेगी, आरबीसी का लयन करेगी और आरबीसी को नष्ट करती जाएगी। धीरे धीरे शिशु के अंदर एनीमिया रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनीमिया और पीलिया रोग हो जाता है। और इस केस के अंदर या तो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है या बच्चा जन्म के पश्चात है वो मर जाता है। इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, गर्भ रक्ताणु कोरकता या
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। फिटस के अंदर इरिथ्रोसाइट क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, यानी कि इरिथ्रोसाइट है वो नष्ट होना शुरू हो जाती है, इसलिए इसके अंदर एनीमिया और पीलिया रोग हो जाता है। इसको थोड़ा अपन है वो ध्यान से लिख देते हैं ताकि है वो आपको आसानी रहे, पढ़ने में आपको आसानी रहे, ठीक है। RH पॉजिटिव नर की RH नेगेटिव मादा के साथ शादी हो तो इस केस में प्रथम डिलीवरी, प्रथम गर्भावस्था व प्रथम डिलीवरी सामान्य रूप से संपन्न हो जाती है, परंतु प्रथम डिलीवरी के समय शिशु का RH पॉजिटिव रक्त प्लेसेंटा अपरा के संपर्क में आ जाता है, अपरा के संपर्क में आ जाता है तथा अपरा में RH नेगेटिव एंटीजन के संपर्क में आकर RH पॉजिटिव एंटीजन, RH नेगेटिव एंटीजन RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का निर्माण, निर्माण कर लेती है, निर्माण कर लेती है। दूसरी, गर्भावस्था के दौरान यह RH पॉजिटिव एंटीबॉडी शिशु के RH पॉजिटिव एंटीबॉडी शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आ जाती है, जिससे शिशु के रक्त की RBC नष्ट होना शुरू हो जाती है। शिशु के RH पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आते ही शिशु की क्या हो जाती है, RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के संपर्क में आते ही नष्ट होना शुरू हो जाती है। अब इस वजह से, इस कारण शिशु में गंभीर एनीमिया का मतलब है RBC का नष्ट होना, एनीमिया व पीलिया रोग हो जाता है, पीलिया रोग हो जाता है। इस केस के अंदर शिशु या तो मरा हुआ पैदा होगा या जन्म के तुरंत पश्चात क्या हो जाएगा, मर जाएगा। घनश्याम भाई का, चलो ठीक है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस,
ब्लास्टोसिस फिटेलिस, या इस रोग को कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, या इसको कहा जाता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बर्न, या इसको कहा जाता है हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यू बर्न। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, इसका बचाव किया जा सकता है। बचाव का केवल एक उपाय है कि जब दूसरी डिलीवरी हो रही है उससे 72 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले, इस माता को एंटी-RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का क्या दिया जाता है, इंट्रावीनस इंजेक्शन दिया जाता है। वेन के अंदर एक इंजेक्शन, एक टीका लगाया जाता है इंट्रावीनस। बचाव है कि डिलीवरी के, दूसरी डिलीवरी के, ठीक है, डिलीवरी के 72 घंटे पहले माता को RH पॉजिटिव, एंटी-RH पॉजिटिव, एंटी-RH पॉजिटिव एंटीजन का टीका इंट्रावीनस, वेन के अंदर इंट्रावीनस लगाया, लगाकर शिशु को बचाया जा सकता है। तो केवल और केवल 72 घंटे पहले एंटी-RH एंटीजन का एक टीका लगाया जाता है। ये आपको याद रखना, एंटी-RH एंटीजन का टीका इंट्रावीनस लगता है, और इसके अंदर होता है रोगम, होता है रोलिन, होता है। रोगम रोलिन है वो इसके अंदर होता है, जिससे जो शिशु के RH पॉजिटिव के विरुद्ध जो एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, RH पॉजिटिव एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, इस एंटी-RH पॉजिटिव एंटीबॉडी के इंजेक्शन की वजह से वो नष्ट हो जाएगी, और नष्ट होने की वजह से शिशु के रक्त को ये प्रभावित नहीं करेगी और सामान्य रूप से दूसरी डिलीवरी संपन्न हो जाएगी। ये था रक्त समूह। रक्त समूह के बारे में अपने बात की। अब अपन कल आगे वाले जो चैप्टर का पोर्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे, रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे, फिर है वो हृदय की तरफ है वो बढ़ेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर हमारे साथ में बने रहिए। तो चलिए, थैंक यू।